नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे हम जो आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो हेड्स, हमारे सीनियर साथी। आइए आगाज करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बता दें कि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और गुरुद्वारा पातशाही 10वीं नाडा साहिब में आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे और साथ ही यहाँ 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अहम खबर दे रहे हैं आपको, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है आज और इस मौके पर गुरुद्वारा पातशाही 10वीं नाडा साहिब में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। खास बात यह कि आज के इस आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के अलावा 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है आज और इस मौके पर जगह जगह खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर कई खास आयोजन होंगे। आज गुरुद्वारा पातशाही 10वीं नाडा साहिब में भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो अहम अपडेट दे रहे हैं आपको, आज का दिन काफी अहम है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और इस मौके पर गुरुद्वारा पातशाही 10वीं नाडा साहिब में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हमेशा की तरह हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे सभी साथी जुड़ चुके हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे साथी नासिर हुसैन जुड़े हैं। नासिर, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल, पहली खबर पर आप ही का रुख कर रहे हैं हम यहाँ पर। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। आज देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी खास आयोजन किया जा रहा है गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, और इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज के इस कार्यक्रम के बारे में तफसील से जान सकते हैं अनिल? देखिए मुमताज, बिल्कुल आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व है। देश भर में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी गुरुद्वारों में भी प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंचकूला की बात करें, पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम रखा गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है, जो यहाँ की मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा मुमताज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे। 11 बजे पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले तो जो एक मल्टी लेवल पार्किंग है 6 फ्लोर की, उस मल्टी लेवल पार्किंग का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी सौगात मल्टी लेवल पार्किंग की मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि जो नाडा साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर चाहे हरियाणा है, पंजाब है, तमाम राज्यों की जो संगत यहाँ पर पहुँचती है और बड़ी संख्या में संगत यहाँ पर पहुँचते, तो ऐसे में संगत को किसी भी तरीके की पार्किंग की समस्या का सामना न करना पड़े, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग की जो उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ गुरुद्वारा परिसर में पहुंचेंगे और गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर माथा टेका जाएगा। और मुख्यमंत्री माथा टेकने के साथ साथ जो यहाँ पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। ऐसी संभावना है कि माथा टेकने के बाद, कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं, क्योंकि प्रकाश पर्व काफ़ी अहम माना जाता है सिख समाज के लिए। और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में सिख संगत यहाँ पर पहुँच रही है, हरियाणा पंजाब समेत जो तमाम राज्य है, क्योंकि जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है, नाडा साहिब गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो बड़ी संख्या में सिख संगत यहाँ पर पहुंच रही है लगातार। तो अनिल, कितना इंतजार करना होगा कि जबकि मुख्यमंत्री इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पंचकूला पहुंचेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा उनका?
देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के अगर आज शेड्यूल की बात करें, मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री का जो समय दिया गया है, तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री आने के बाद सबसे पहले तो मल्टी लेवल पार्किंग की जो एक सौगात है सिख संगत के लिए, और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर नाडा साहिब गुरुद्वारे में आते हैं उनको एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है, नाडा साहिब गुरुद्वारे में जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और नाडा साहिब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री की तरफ से माथा भी टेका जाएगा। ठीक है अनिल, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। तो आज बड़ा दिन है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, और क्योंकि उन्होंने तमाम बुराइयों के खिलाफ एक लंबी जद्दोजहद की थी, अपने परिवार का परवाह ना करते हुए निकले थे बुराई के खिलाफ अच्छाई को मजबूत बनाने के लिए, इसलिए इस दिन को प्रकाश पर्व कहा जाता है। अपडेट हम लेते रहेंगे इस हवाले से, और आगे बढ़ते हुए एक अहम अपडेट आपको हरियाणा से ही दे रहे हैं। आज जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी, हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर आज की इस बैठक में मोहर लग सकती है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। इस वक्त का आज हरियाणा कैबिनेट की काफी अहम बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में यह बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, काफी अहम दिन है आज, हरियाणा कैबिनेट की बैठक है हरियाणा सचिवालय में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में पहुंचेंगे, और खबर यह है अभी तक की कि विंटर सेशन की तारीख पर आज की इस बैठक में मोहर लग सकती है। क्या एजेंडा है इस बैठक का और कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जितेंद्र, जरा तफसील से बताएं। मुमताज, बिल्कुल अगर हम बात करें, आज हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक है जो शाम 4 बजे सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और करीब 1 दर्जन के आसपास ऐसे एजेंडे हैं जो पहले से निर्धारित किए गए हैं। साथ ही कुछ टेबल एजेंडाज भी रहने वाले हैं। इन एजेंडाज में अगर हम बात करें तो अधिकांश एजेंडा जो है वो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनकी पुनर्नियुक्ति को लेकर के कुछ एजेंडाज यहाँ पर जरूर रखे गए हैं मुमताज। साथ ही अगर हम बात करें शीतकालीन सत्र, जिसका आपने सवाल भी किया, शीतकालीन सत्र की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो सकता है। किस प्रकार से शीतकालीन सत्र जो है वो रहने वाला है, इसकी पूरी चर्चा मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी और उनकी तारीखों का ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। आज शाम 4 बजे ये बैठक होने जा रही है, जिसमें इन एजेंडों के साथ साथ शीतकालीन सत्र के एजेंडों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी और कुछ एजेंडाज मौके पर भी टेबल किए जाते हैं। उन एजेंडाज को लेकर के भी बैठक के बाद ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार से जो कैबिनेट की ये बैठक है इसके अंदर फैसला किया गया है और किस प्रकार की तब्दीलियां या फिर प्रदेश के लोगों के लिए जो है अहम फैसला इस कैबिनेट की बैठक के जरिए किया गया है। इसके बारे में भी जानकारी कैबिनेट की इस बैठक के बाद जो है पूर्णतः मिल पाती है और 4 बजे आज शाम ये बैठक होने जा रही है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ फैसले किए गए हैं और शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, कब से हरियाणा का विधानसभा जो शीतकालीन सत्र है वो रहने वाला है। जी जितेंद्र, खबर ये भी है कि इस बार विंटर सेशन में कई बिल पेश कर सकती है सरकार, तो आज की इस बैठक में इन बिलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है क्या? देखिए, जो बिलों का जो मसौदा है उसे तैयार करने को लेकर के एक लंबी प्रक्रिया, लंबी जो चर्चा है वो देखने के लिए मिलती है। फिर शीतकालीन सत्र की जो तारीखें हैं उनके ऐलान के साथ साथ दूसरी तरफ जो प्रक्रिया है इसको लेकर के लगातार चल रही होती है। कितने जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे सरकार की तरफ से, उन बिलों को किस तरीके से लाया जाएगा, इसको लेकर के एक प्रक्रिया जो है वो जरूर चलते नजर आती है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर केवल शीतकालीन सत्र की जो तारीखें हैं उनके ऐलान को लेकर के ये जो दिन है कैबिनेट का, ये काफी अहम माना जा रहा है। जहां तक बिलों की बात की जाए तो इसको लेकर के सरकार आज की इस बैठक से पहले भी जो तैयारियां हैं
वो करती रही है। हमने अपने तमाम दर्शकों को, खबरें अभी तक के दर्शकों को हमने बताया था कि किस प्रकार से जो बिल है वो लाने को लेकर के प्रक्रिया चल रही थी। मृतक के सम्मान बिल को लाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से उस फाइल को वापस भेज दिया गया था। तो इससे पहले से ही बिल लाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही होती है, और जब इन तमाम मसौदों को तैयार कर लिया जाता है तो स्पीकर के समक्ष भेजा जाता है और फिर सदन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख के ऐलान को लेकर के काफी अहम है। वहीं दूसरी ओर जो प्रक्रिया है इसे लेकर के इससे पहले से भी चल रही है, और जैसे ही उन्हें पूरा कर लिया जाएगा तो एक निर्धारित समय अवधि के दरमियान स्पीकर जो अध्यक्ष हैं उनको इसे भेजा जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। जी जितेंद्र, एक खबर ये भी सामने आई कि आज की कैबिनेट बैठक में, क्योंकि हरियाणा में पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी है, उसको लेकर भी चर्चाएं की जा सकती। देखिए, जैसा कि हमने बताया अपने तमाम दर्शकों को भी कि अभी जो 12 जो एजेंडाज हैं उनके अंदर अधिकांश जो एजेंडा है मुमताज, वो तमाम एजेंडा अगर हम बात करें पुनर्नियुक्ति को लेकर के हैं। जो कर्मचारी या फिर जो पीएस हैं मंत्रियों के, उनकी जो समय अवधि है, उनका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो पूरा हो चुका है, तो उसके बाद उन्हें पुनर्नियुक्ति 1 साल के लिए दी जाती है। उसको लेकर के काफ़ी जो एजेंडे हैं वो पहले से तैयार किए गए हैं। कुछ एजेंडाज मौके पर टेबल किए जाएंगे, जिसमें आप पुलिस भर्ती नियम की जब बात कर रहे हैं वह भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी हमने देखा कि हाल ही के अंदर जो वेटरनरी सर्जन है उनकी भी जो भर्ती है उसको रद्द किया गया था, उसको लेकर के भी क्या कोई फैसला किया जाता है। तो इस प्रकार के तमाम फैसले होते हैं या नहीं होते हैं वो समय पर टेबल किए जाने वाले एजेंडाज पर निर्भर करता है, और उसकी जानकारी भी कैबिनेट की बैठक के बाद विस्तार से दी जाती है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए और इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। इस बीच हम अब रुक कर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर वार किया। विशेष आपदा पैकेज को लेकर सीएम ने बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बीजेपी सांसद और नेता। विशेष आपदा पैकेज दिलाने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के गांधी चौक से भाजपा को सीधे निशाने पर लिया। वही आपदा प्रभावितों को राहत राशि और सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता वितरित करने पहुंचे थे, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल को विशेष आपदा पैकेज दिलाने के लिए भाजपा के सांसद और भाजपा के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। प्रदेश के हिस्से का 4,950 करोड़ रुपए का आपदा का क्लेम भी भाजपा नेताओं के कारण ही नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने आपदा के बाद 9,900 करोड़ रुपए का संशोधित क्लेम नोट केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। 3 बार केंद्रीय टीम में आ चुकी है, लेकिन आर्थिक सहायता 1 रुपए की भी नहीं है। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार फिर एक बार भाजपा के नेताओं को निशाने पर लिया। विशेष आपदा पैकेज को लेकर उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं जुटा रहे बीजेपी के नेता कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से इस हवाले से बात कर सके। ये आपदा क्लेम को लेकर प्रदीप ठाकुर, हम देख रहे हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच लगातार इल्जाम का दौर जारी है। अब नए सिरे से मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मामले को हवा दे दी है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में जो आपदा राहत पैकेज है और नुकसान हुआ है उसमें केंद्र सरकार ने मदद नहीं की है, ऐसा आरोप लगाए हुए सरकार के लोग, चाहे मंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं या फिर बाकी बड़े नेता हैं, वो लगातार भाजपा को घेर रहे हैं और ये सियासत लगातार जारी है। और इसमें दोनों तरफ से, भाजपा की तरफ से भी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री वो खुद जो है भाजपा को घेरे में ले रहे हैं। भाजपा के जो लीडर्स हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उनको घेरे में ले रहे हैं कि आप जो है केंद्र के समक्ष जाकर बात नहीं रख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं, गृह मंत्री से आप बात नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें सांसदों को भी घेरा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और उन्होंने कहा कि 3 सांसद है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन जो लोकसभा में, संसद में एक ने भी सवाल नहीं पूछा है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को एक पत्र तक नहीं लिखा है कि हिमाचल प्रदेश को मदद मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा कहना ये है कि जो हमने क्लेम भेजा हुआ है 10,000 करोड़ के आसपास का, वो हमें दिया जाए, अन्यथा उससे पहले जो हमने 4,950 करोड़ का भी एक क्लेम भेजा है या फिर उसको दिया जाए। कुछ ना कुछ मदद हिमाचल प्रदेश को होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं। और इसमें एक बार फिर से, क्योंकि पिछले कल मुख्यमंत्री हमीरपुर में थे, वहां जो गांधी चौक है वहां पर बड़ा कार्यक्रम हुआ है,
पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज जो राज्य सरकार की तरफ से 45 करोड़ का जारी हुआ है, उसको अलग अलग जिलों में जाकर खुद वहां पर वितरित किया है लाभार्थियों को। वो उसके बीच में मुख्यमंत्री बीमार हो गए थे, बिलासपुर जा गए थे, उसके बाद से अब हमीरपुर में जो है मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां जाकर उन्होंने लाभार्थियों को राहत पैकेज बांटा। से योजना के भी जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी प्रमाण पत्र दिए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं, फील्ड में जाना शुरू कर दिया है और शिमला से बाहर उनका पहला ये दौरा है। जब वो दिल्ली से शिमला लौटे हैं तो पहला दौरा उनका पिछले कल हुआ है। और ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि जो आपदा प्रदेश में आई है उससे नुकसान जो हुआ है उसके बाद जिस तरह से प्रदेश को फिर से पटरी पर लाना है, यहाँ सड़कों की बात है या फिर लोगों के नुकसान, घरों का नुकसान हुआ है, उसको उनको ठीक करना है, इसको लेकर राज्य सरकार ने जब से किया है। लेकिन इसको लेकर भी पॉलिटिक्स हमने देखी, उसमें हो रही है। जो बीजेपी के लीडर्स हैं कह रहे हैं कि इसमें केंद्र का भी अंश है, केंद्र से भी आवास योजना के तहत राज्य को मिला है, 1000 करोड़ रुपए मनरेगा का जिसमें जिक्र हो रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप और लगातार चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि जो रिलीफ पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था उत्तराखंड की तर्ज पर प्रदीप, हम देख रहे हैं आपदा राहत पैकेज को लेकर जब से हिमाचल में कुदरती आफत बरसी तब से लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। विपक्ष का कहना है कि ये जो राहत राशि बांट रहे हैं ये केंद्र से ही तो आई है, जिसे सरकार के नुमाइंदे, सरकार के विधायक अपने अपने इलाकों में बांट रहे हैं। ऐसे में लोगों में भी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज को लेकर कि आखिर मामला पूरा है क्या। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अपनी अपनी बात कहने की कोशिश की जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, और इसमें विपक्ष जो कह रहा है कि जो आवास योजना है उसमें 10,000 से ज्यादा घर जो है हिमाचल को मिले हैं वो केंद्र की स्कीम के तहत है और उसमें आपदा में जो नुकसान हुआ है उसको लिए ही घरों को ठीक करने के लिए मदद जो है राज्य सरकार की गई है। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार का आभार तक नहीं जता रही है। ये बार बार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी कह रहे हैं और बाकी भी अनुराग ठाकुर जब हिमाचल आते हैं तो इसका जिक्र करते हैं कि केंद्र ने मदद की है। 862 करोड़ का जिक्र होता है, 400 करोड़ से जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अनाउंस किए थे उसका जिक्र होता है। लेकिन इस सवाल पूर्व में विक्रमादित्य सिंह ने उठाए कि जो लोक निर्माण मंत्री है कि हमें 400 करोड़ अनाउंसमेंट हुई थी उसमें कुछ हमें हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। और उसके साथ साथ जो 862 करोड़ है उसको लेकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हर बार ही कह रहे हैं कि हमें ये हमारा हक था, ये हमें मिलना ही था। लेकिन हम क्लेम भेजा है हमने, उसको लिए हमें क्या केंद्र दे रही है वो बात सामने आनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनता में कंफ्यूजन की स्थिति तो बनेगी, लेकिन अपनी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि लोग इसकी बातों पर भरोसा करते हैं कि ये सियासत लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी और वहां पर भी उस वक्त भी हम वार पलटवार सही कहा आपने, ये वार पलटवार अभी लंबे वक्त तक जारी रहेगा। प्रदीप, बेहद शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते बता रहे अपने दर्शकों को कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फिर से सड़कों पर उतरे किसान। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने घेर लिया, बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमा लिया। पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं इस प्रदर्शन को देखते हुए। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने घेर लिया है। इसे देखते हुए पुलिस ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं। आम खबर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फिर से सड़कों पर उतर आए किसान। ये कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी गई है। बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमा लिया। पंचकुला से तारा ठाकुर मेरे साथ है, इस खबर पर बने हुए हैं। तारा, बॉर्डर को घेर लिया है पंजाब हरियाणा के किसानों ने। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पर एक बार फिर से किसानों ने जद्दोजहद शुरू की है। सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजाम है। अभी क्या मांगे हैं किसानों की, क्या अभी तक किसी ने इनकी बात सुनी है? कब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रखने का इरादा है किसानों का? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब हरियाणा के अगर किसानों की बात करें तो दोनों राज्यों के जो किसान हैं वो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में जो है पहुंचे हुए हैं। और पंचकुला में इस वक्त सेक्टर 5 जो धरना स्थल है वहां पर हरियाणा भर से जो किसान है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कल पहला दिन था इनके जो 3 दिन का महापड़ाव है, उसके दूसरे दिन भी जो है यहाँ पर किसान कई जिलों से पहुंच रहे हैं और कई
जो है कल ही पहुंच चुके थे। कल रात भी जो है किसानों के द्वारा यहीं पर ही अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। 3 दिन का ये लगातार जो है महापड़ाव है। लगातार जिस प्रकार से जो किसान है एमएसपी पर कानून की गारंटी जो है और इसके अलावा जो कर्जा मुक्ति की बात की जाए या अन्य जो किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर एक महापड़ाव जो है पंचकुला में डाला हुआ है, जिसमें हरियाणा भर से जो है किसान और मजदूर के साथ साथ ट्रेड यूनियन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई है और लगातार सरकार पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार ने वायदा किया था कि फसलों पर जो है एमएसपी लागू की जाएगी, उसी को लेकर ये गारंटी का कानून बनाने की जो है मांग किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज दूसरा दिन है, भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। अपनी रोजमर्रा की जो काम है वो यहाँ पर छोड़कर जो है यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं और भारी जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी सुबह का जो है वक्त है और किसान जो रात यहाँ पर ही रुके थे और अभी भी यहाँ पर जो किसान मौजूद है, यहाँ पर ही किसानों के जो है खाने पीने और रहने का जो व्यवस्था है जो यहीं पर ही धरना स्थल पर है और लगातार जो किसान है वो डेरा जमाए हुए हैं और आर पार की जो अगर लड़ाई की कही जाए तो क्योंकि किसानों ने ठान लिया है कि अब जो है वो अपनी जो मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और ये भी जो है ऐलान कर दिया है कि अगर आने वाले समय में इन मांगों को लेकर जो है कुछ सरकार सुनवाई नहीं करती केंद्र सरकार, तो इसके बाद भी जो इनकी कमेटीज है उनके साथ बैठक करने के बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन जो मांगे हैं, जो किसानों मांगे हैं, उसको मनवाने के लिए जो प्रदर्शन है वो इसी प्रकार से जारी रहेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि 3 दिन का जो महापड़ाव है, आज दूसरा दिन है, किस तरह से जो है आगे की इनकी रणनीति रहती है और खासकर आज जो श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है वो भी किसान अपना घर छोड़कर जो यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर मनाएंगे और शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन उनका यहाँ पर ठीक है। तारा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तारा, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए हम उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यहाँ उत्तरकाशी सुरंग में फंसे श्रमिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 16 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूर। सुरंग में अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल बचाव स्थल पर पहुंचे और घटना पर पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। पल पल के अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी। तो उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बचाव अभियान में सभी ने काफी कोशिश की है। उन्होंने मशीन का आधा हिस्सा काट दिया है, पाइप के आगे का हिस्सा मुड़ गया है, फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। टनकपुर से जो श्रमिक फंसे थे मैं उनके परिवार से मिला। हमारे साथ नासिर हुसैन उत्तरकाशी से इस वक्त बने हुए तमाम अपडेट लेकर। नासिर, आज 16 दिन हो गया और ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। अंदर फंसे हुए श्रमिक बिलाशुबह पैनिक भी हो रहे होंगे, लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कम से कम इतना इंतजाम तो हो गया कि अंदर फंसे लोगों के लिए खाना, पानी और जरूरत की तमाम चीजें पहुंचाई जा रही हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है। कई तरह के चैलेंजेस इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है नासिर? वापस कोशिश करेंगे अपने संवाददाता नासिर से राब्ता कायम करने की। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पिछले 16 दिन से लगातार जद्दोजहद जारी है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि अंदर फंसे लोगों के लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन और जरूरत की तमाम चीजें लगातार पहुंचाई जा रही हैं किसी तरह से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है। बदकिस्मती से अभी तक इस ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिली है। मशीनें जो बाहर से भी मंगाई गई वो बड़े चैलेंजेस फेस कर रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। नासिर हुसैन हमारे साथी जुड़ चुके एक बार फिर। नासिर, अभी क्या चल रहा है उत्तरकाशी में? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? नासिर हुसैन हमारे साथी बने हुए हमारे साथ। नासिर, आप सुन सकते हैं हमें?
सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। श्रमिक का भी गनीमत है कि अंदर ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, जरूरत की तमाम चीजें अंदर पहुंचाई जा रही हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए हर मुकम्मल कोशिश की जा रही है। विदेशी एक्सपर्ट्स की सलाह ली जा रही। ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। कल सर आपने एक परिवार से भी मुलाकात की, किस तरह की आपसे बातचीत की? नहीं, देखिए वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या चल रहा है अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, कितनी उम्मीदें? जो सिलचारा टनल का मामला है वहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो किया जा रहा है। हालांकि पहली बार जब ड्रिलिंग की गई थी तो करीब 48 मीटर ड्रिलिंग कर ली गई थी, लेकिन 48 मीटर तक जाने के बाद जो आकर मशीन है वो इस तरीके से अंदर फंस गई और थोड़ा आ जाने के कारण पूरी की पूरी मशीन भी टूट गई। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सबसे पहले ड्रिलिंग को अगर आगे बढ़ाना है तो जो ड्रिलिंग के पार्ट अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालना होगा और वो करीब जो हिस्सा टूटा है वो करीब 8.25 मीटर का है। यानी 8.15 मीटर का इस टुकड़े को निकालने के लिए काफी मशक्कत जो वहाँ पर रेस्क्यू एजेंसियां उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर उसको नहीं निकाला जाता है तो आगे के समय नहीं हो पाए। इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी अपनाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग है वो भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए तो दोनों तरफ से रास्ते बनाए जाने, चरण के ऊपर जाने के लिए वो रास्ते बना लिए गए थे, वो ऑप्शन रखा गया था। अब चूंकि इस हिस्से को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग काम में करीब 19.5 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग कर ली गई है और वो ड्रिलिंग तेजी के साथ की जा रही है। दोनों तरफ से कामकाज किया जा रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग दोनों तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में ये इंश्योर कर रही है एजेंसियां कि जल्द से जल्द दोनों में से कौन सी ड्रिलिंग जल्द पूरी होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रयास किए गए हैं वो पूरी तरीके से असफल रहे हैं, मजदूरों तक नहीं पहुंचा जा सका है। हालांकि 48 मीटर तक ड्रिलिंग कर ली गई, बहुत ज्यादा नहीं बचा था, लेकिन मशीन के पार्ट्स फंस जाने के कारण ड्रिलिंग का काम रोक देना पड़ा है। अब वो मशीन मंगाई गई है। जो नासिर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल हम लगातार जुड़ते रहेंगे आपसे तमाम अपडेट्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो तमाम खबरों पर जुड़े और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी तक के साथ।